वेलकम बैक स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के विकास के क्रम में जो अगली कड़ी है, यानी जो अगला वीडियो है, उस वीडियो में हम लोग कैबिनेट मिशन पे आ चुके हैं। यानी आज के वीडियो में कैबिनेट मिशन 1946 पे चर्चा होगी। पिछले वीडियो में मैंने 1945 में जो बेबल प्लान हुआ था, या जिसे शिमला समझौता कहते हैं, उस पर चर्चा हुई थी, उस पर डिस्कशन हुआ था। इस वीडियो में हम लोग कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में चर्चा करेंगे। तो 1945 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और समाप्ति के कगार पे था, और सारे देशों ने, जो यूरोपियन देश आपस में जो लड़ रहे थे, यूरोपियन देशों में जापान को छोड़ के सारे देशों ने सरेंडर कर दिया था। बाद में जब 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 पे जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने जब परमाणु बम गिराया, उसके बाद जाके जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में जुलाई 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, यानी लास्ट कंडीशन में ही जुलाई 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए, जनरल इलेक्शन हुए। और इस जनरल इलेक्शन में पिछली जो सरकार थी, चूँकि मिली जुली सरकार थी, एक लेबर पार्टी जो उदारवादी विचारधारा को सपोर्ट करती थी, और एक कंजर्वेटिव पार्टी जो अंधारवादी विचारधारा को सपोर्ट करती थी। और चूँकि विश्व युद्ध के दौरान जो मिली जुली सरकार ब्रिटेन में रही इन दोनों पार्टियों की, उसमें चर्चिल प्रधानमंत्री रहा। चर्चिल को ऐसा लग रहा था कि 1945 में होने वाले आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1945 जुलाई 1945 के आम चुनाव में लेबर पार्टी को कंप्लीटली मेजॉरिटी मिली, यानी पूर्ण बहुमत लेबर पार्टी को मिली, और क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। और इस सरकार बनते ही, यानी कि एटली के सत्ता में आते ही, एटली ने भारत में भी यह घोषणा कर दी कि दिसंबर के महीने में, यानी कि शीत ऋतु के महीने में, भारतीय जो केंद्रीय विधान सभा है और जो प्रांतीय विधानमंडल है, इनके चुनाव कराए जाएंगे, जिसको लेकर दिसंबर 1945 में भारतीय केंद्रीय विधानसभा तथा भारतीय प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कराए गए। और इन चुनावों में कांग्रेस को, यानी जो परिणाम रहा इन चुनाव का, इस परिणाम में कांग्रेस को सामान्य सीटों पे बहुमत मिला, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग को मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पे बहुमत मिला, जो 1937 के चुनाव की अपेक्षा काफ़ी अलग रहा। और 1934 में भी जो केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुए थे और प्रांतीय विधानसभा विधानमंडलों के, उनसे काफ़ी अलग रहा। और 1937 में आप लोग जानते ही हैं कि 1935 में जब 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत जब प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी, तो 1937 में प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर चुनाव हुए थे, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांतों में से कांग्रेस ने 6 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और 2 में मिली जुली की सरकार बनाई थी, और 2 राज्यों में मुस्लिम लीग और वहाँ की लोकल पार्टियों के बहुमत से सरकार बनी। तो यहाँ पे देखा जाए, अगर टैली किया जाए, तो 1945 में दिसंबर में हुए केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, कुल 102 सीटों पर केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे। इसमें कांग्रेस को 57 सीट मिली, लीग को 30 मिली, 8 यूरोपियन, 2 सिख और 5 स्वतंत्र उम्मीदवार थे। और एक नेशनलिस्ट पार्टी थी। नेशनलिस्ट पार्टी 1945 के चुनाव में 0 साबित हुई। अगर देखा जाए तो इसमें लीग को काफ़ी सफलता मिली, 30 सीटें लीग जीत के आई केंद्रीय विधानसभा में। और प्रांतीय विधानमंडलों की अगर बात करें, तो प्रांतीय विधानमंडलों में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित 492 सीटों में से 425 सीटों पर जीत दर्ज की, जो कम से कम टोटल मुस्लिम वोट परसेंट का 86% था। और जो 1937 के चुनाव की अपेक्षा एकदम विपरीत था। 1945 के आम चुनाव ने
यह सिद्ध कर दिया कि भारत में मुस्लिम लीग ही मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसको लेकर मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग को यानी पाकिस्तान की मांग को और तेज कर दिया। खैर ये बात अलग रही। 15 मार्च 1946 को जब ऐसी घटना हुई तो 1935 चुनाव के बाद ही 1945 के चुनाव के बाद 19 फरवरी 1946 में नौसेना में भारतीय नौसेना में विद्रोह हो गए कुछ बात को लेके, क्योंकि एक भारतीय नौसेना सैनिक था नौसेना का, जिसने जहाज़ों पे भारत छोड़ो आंदोलन के नारे लिख दिए, जिसके वजह में उसको प्रताड़ित किया गया। उसके बाद देखते ही देखते नौसेना से बम्बई और कराची के नौसेना में विद्रोह बड़े पैमाने पर फैला और बम्बई में बड़े पैमाने पर दंगे भी हुए। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इस विद्रोह को काफ़ी शांत किया जा सका। और यही वह समय था जब INA इंडियन नेशनल कांग्रेस जो INA के मुकदमे चले थे लाल किला पर, यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल आर्मी थी उसके 3 सदस्यों पे जो लाल किला पे मुकदमे चले थे, वो भी एक कारण रहा इस समय। तो काफ़ी दबाव में थी ब्रिटिश सरकार और इस दबाव के चलते 15 मार्च 1946 को क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि भारतीयों को भी स्वतंत्रता का अधिकार है। और इस बात को रखते हुए उन्होंने क्या किया, एक अपनी कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि अपनी मंत्रिपरिषद के 3 कैबिनेट मंत्रियों को एक मिशन बनाकर उनका भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इसमें इस कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे उस समय भारत सचिव लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे, इनको अध्यक्ष बनाया गया था। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष क्रिप्स थे जो 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव लेके आए थे, ये भी इस मिशन के कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और नौसेना मंत्री ब्रिटेन के AB अलेक्जेंडर थे, यानी वहाँ के ब्रिटिश संसद की 3 कैबिनेट मंत्रियों का एक दल था, जिसी कारण इसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना गया। यह 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और दिल्ली आने के बाद क्रिप्स कैबिनेट मिशन ने भारतीय कांग्रेस के नेताओं, भारत के अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं, मुस्लिम लीग और विभिन्न सामाजिक संगठनों, उदारवादी विचारधारा के नेताओं और भी अन्य सदस्यों से बातचीत करके और इसने 16 मई 1946 को एक अपना प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव पास किया। और इस प्रस्ताव में उसने भारत में अंतरिम सरकार के गठन की बात कही और इसके साथ ही साथ संविधान सभा के गठन और संविधान निर्माण हेतु क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या योजना थी, उसको अब उसने क्या किया, धरातल पे पटल पे रखने का काम किया। अब आइए देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत, यानी जो कैबिनेट मिशन योजना ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा भारत में भारतीय स्वतंत्रता के संबंध में और भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जो भेजी गई थी, उसमें क्या प्रस्ताव थे, कैबिनेट मिशन ने क्या प्रस्ताव रखा था। तो देखिए, पहली बात है कैबिनेट मिशन का जो पहला प्रस्ताव था कि भारत एक संघ होगा, यानी कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत एक राज्यों का संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और जो भारतीय देशी रियासतें थी 565 से ज़्यादा भारतीय देशी रियासतें, इनके भी प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ दूसरी बात कही गई थी कि भारतीय संघ जो केंद्र की सरकार होगी, यानी उसको संघीय विषयों जो संघ के विषय होंगे, संघीय विषय सिर्फ केंद्र के पास रहेंगे, बाकी समस्त विषय और जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी केंद्र और राज्यों के अतिरिक्त, ये शक्तियां क्या होंगी, प्रांतों में या राज्यों में निहित होंगी। देखिए, यहीं पर कैबिनेट मिशन यानी ब्रिटिश सरकार एक तो दूसरी तरफ भारतीय संघ का निर्माण कर रही है, भारतीय संघ बनाने का प्रयास कर रही है, और दूसरी तरफ जो संघ बना रही है वह काफ़ी ढीला ढाला संघ बना रही है। यहाँ पे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों को देकर एक तो मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने का काम कर रही है और दूसरी तरफ देशी रियासतों को भी संतुष्ट करने का काम कैबिनेट मिशन यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जा रहा। तीसरा जो प्रावधान था, यानी तीसरी बात
कैबिनेट मिशन के द्वारा ये कही गई कि संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से मिलकर अप्रत्यक्ष रूप से होगा। यानी कि जो संविधान सभा का गठन होगा उनका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर न होकर या प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य होंगे और जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य संविधान सभा में भेजा जाएगा। इसके अलावा जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात थी तो वो भी विधानसभाओं के आधार पर ही तय किया गया। खास करके एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र था, एक मुसलमानों के लिए जो पूरे भारत में आरक्षित सीटें थी विधानसभा में उसमें, और साथ ही साथ जो पंजाब प्रांत था, पंजाब में स्पेशली सिखों के लिए 4 सीटें आरक्षित रखी गई थी। अगला जो बात थी कैबिनेट मिशन की, इसमें था कि देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव जो होगा, जो समझौता समिति बनेगी देशी रियासतों के सदस्यों को चुनने के लिए कि कितने सदस्य संविधान सभा में जाएंगे, और साथ ही साथ देशी रियासतों की ओर से जो गठित समिति होगी, दोनों में विचार विमर्श होगा और विचार विमर्श के पश्चात क्या होगा कि देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव संविधान सभा में किया जाएगा। जो अगली बात कैबिनेट मिशन के द्वारा कही गई थी वह था ब्रिटिश प्रांतों को कैबिनेट मिशन ने 3 समूहों में बांट दिया। यानी पूरे भारत के जो जितने ब्रिटिश प्रांत थे उनको कैबिनेट मिशन ने 3 समूहों में बांटा, भाग क, भाग ख और भाग ग, या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या ABC। जो भाग ए में थे, यानी भाग ए में आपका एक तो उत्तर प्रदेश था, बिहार था, मध्य प्रांत था जिसे आज मध्य प्रदेश कहते हैं, मद्रास था, बम्बई था और उड़ीसा। इतने राज्यों को भाग ए में रखा गया था। भाग ओ में, भाग क में या भाग ए में, भाग ख में यानी भाग बी में अगर देखा जाए तो इसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस थे, यानी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। दूसरा पंजाब था और तीसरा सिंध था। और भाग ग में जो रखा गया था वह असम और बंगाल को रखा गया था। साथ ही साथ यह भी कहा गया था, ब्रिटिश प्रांतों के विभाजन के बेस पे यह भी कहा गया था कि प्रत्येक भाग के राज्य अपने अपने राज्यों के लिए संविधान निर्माण करेंगे और संविधान सभा बनने के पश्चात या उनके निर्वाचन होने के पश्चात अगर क वाले राज्य चाहे तो ख में जा सकते हैं, ग वाले राज्य चाहे तो क में आ सकते हैं। यानी इसको भी यह बात कही गई थी, ये चीज़ें रखी गई थी। जो अगला कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था ये था, कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसे कोई ऐसी वो नहीं मिल रही थी कि प्रशासनिक तौर पे देखा जाए, आर्थिक तौर पे देखा जाए या सैनिक तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान का विभाजन उचित था, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हिंदू मेजोरिटी उधर रह जाती और इधर भी बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम मेजोरिटी रह जाती। तो पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन ढीला ढाला संघ बना के उसने मुस्लिम लीग और देशी रियासतों को खुश करने का काम किया था। यहीं पे यह दोहरी पॉलिसी ब्रिटिश सरकार के द्वारा रची गई थी, अपनी डिवाइड और रूल पॉलिसी के तहत फूट डालो और राज्य करो की नीति के तहत। जो कैबिनेट मिशन का अगला प्रस्ताव था, यानी अगली बात कैबिनेट मिशन ने जो कही थी वह कही कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 होगी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य होंगे, 93 सदस्य देशी रियासतों के होंगे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने जाए। और टोटल देखा जाए जो विभाजन हुआ था 292 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, तो 296 हुए, जिसमें से 213 सामान्य थे, पूरे भारत में कोई भी उस पर हो सकता था, लड़ सकता था। 79 मुस्लिमों के लिए सुरक्षित रखी गई थी और 4 सिखों के लिए आरक्षित रखी गई थी। अगली जो बात कैबिनेट मिशन के द्वारा कही गई थी, कैबिनेट मिशन के द्वारा
अगर देखा जाए एक तरीके से कैबिनेट मिशन की ये मुख्य बातें थी। साथ ही साथ अगली बात जो कैबिनेट मिशन के द्वारा कही गई कि इसी प्रोसेस पे, इसी बेस पे संविधान सभा का निर्माण होगा, उसे ब्रिटिश सरकार लागू करेगी। साथ ही साथ कैबिनेट मिशन के द्वारा अगली बातें भी कही गई थी कि जो पैरामाउंसी होगी, यानी कि भारतीय राज्यों को नियंत्रण में रखने की ब्रिटिश अधिकार या पैरामाउंसी न तो भारतीय संघ को प्रदान की जाएगी और न ही अंग्रेजों को प्रदान की जाएगी। यह किसके पास रहेगी? महारानी विक्टोरिया, यानी कि जो इंग्लैंड का सम्राट होगा पैरामाउंसी, उसके पास रहेगी। इसके अलावा जो कैबिनेट मिशन की मुख्य बातें थी उसमें एक ये था कि हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं था। बाकी जितने भी देशी रियासतें थी सब अपने अपने प्रतिनिधि भारतीय संविधान सभा में भेजे थे। तो अगर हम समीक्षा करें, मूल्यांकन करें कैबिनेट मिशन योजना का, तो मैंने बताया कि कैबिनेट मिशन योजना एक तरफ जहां ये था कि क्लेमेंट एटली ने 15 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि ये कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता की जो समस्या है, स्वतंत्रता की समस्या को हल किया जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि अल्पसंख्यकों को जीने का, स्वतंत्र रहने का और आसानी पूर्वक जीने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन बहुसंख्यकों के अधिकारों को, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता पे बलि नहीं चढ़ा दी जानी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। और जो ये थी कि कैबिनेट मिशन के द्वारा एक ढीला ढाला संघ रखा गया था, और ढीला ढाला संघ खास करके जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वह प्रांतों के पास थी। प्रांतों को अपने अपने संविधान बनाने का अधिकार दिया गया था, जैसा कि ABCD में बांटा गया था। इस तरह अगर देखा जाए तो जो ब्रिटेन की पॉलिसी थी वो भी ढिलमुल की पॉलिसी रही, लेकिन बाद में चल के इस बात पे कुछ विवाद हुआ कांग्रेस की तरफ से भी, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने बाद में चल के जुलाई में इसे एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद एक अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया। मुस्लिम लीग ने इसका बायकॉट किया और इसमें 14 सदस्य, जो 14 कैबिनेट मंत्रियों की एक मंत्री परिषद बनाई गई और नेहरू को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। और इस समय जो गवर्नर जनरल इसके मेन अध्यक्ष होते थे। और साथ ही साथ 2 सितंबर 1946 से भारत में एक अंतरिम सरकार चली केंद्र में। बाद में चल के जब मुस्लिम लीग को यह लगा, यानी कैबिनेट मिशन ने यह साफ साफ दिखा दिया कि अगर मुस्लिम लीग अगर नहीं चाहती है सरकार में शामिल होना, तो वह सरकार बिना उसके भी सरकार चलाई जा सकती है और भारत को स्वतंत्रता दी जा सकती है। बाद में चल के मजबूरी में मुस्लिम लीग को अक्टूबर महीने में सरकार में, अंतरिम सरकार में शामिल होना पड़ा, जिसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इन 14 कैबिनेट मंत्रियों में शामिल हुए। और ख़ास करके जो महत्वपूर्ण जो पद रहे कैबिनेट मंत्रियों के, उसको लीग ने लेने का काम किया, जिसमें लियाकत अली को, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, वह वित्त मंत्रालय दिया गया। ऐसे करके मुख्य जो पार्ट थे, यानी जो मुख्य विषय थे, जो मुख्य विभाग थे, वह मुस्लिम लीग को ही हैंडओवर करने का काम किया गया। तो ये रहा कैबिनेट मिशन की समीक्षा। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम लोग अंतरिम सरकार और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।